सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वह है जो हमें सोने नहीं देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं राम कुमार एक बार फिर नौकरी योद्धा चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और मैं आज का सेट संख्या 2 के साथ पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ उपस्थित हूं और बिना समय गवाए चलते हैं सेट संख्या 2 का पहले प्रश्न की ओर। और ये रहा मेरा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द इंट्रोड्यूसिंग द बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर सिस्टम ऑन द इंडियन रेलवे फ्रेट स्टॉक। देखिए, इसमें BMBS की बात बोली गई है। BMBS बोलते हैं बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर सिस्टम, BMBS। तो BMBS जो है अभी मॉडर्न एयर ब्रेकिंग सिस्टम है जिसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। इसमें फीचर्स की बात की जाए तो नंबर 1 कि इसमें आपको 2 सिलेंडर देखने को मिलेगा। ब्रेकिंग सिस्टम में सिलेंडर का बहुत बड़ा रोल होता है और जबकि कन्वेंशनल वागन में मात्र 1 सिलेंडर होता है। नंबर 2 कि इसमें आपको डबल एक्टिंग ब्रेकिंग सिस्टम में आप देखते होंगे इससे भी रहता है, कन्वेंशनल वागन में आपको देखने को मिलेगा। तो डबल एक्टिंग स्लैक एडजस्टर इसमें होता है और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जिसके कारण ब्रेकिंग एफिशिएंसी बढ़ जाता है गाड़ी का। अगर जैसे कि अगर मैं बात करूं कन्वेंशनल वागन में कि उसका ब्रेकिंग डिस्टेंस 1400 मीटर चाहिए, लेकिन अगर BMBS है ना तो 30% ब्रेकिंग एफिशिएंसी बढ़ जाता है। यानी अगर वो 1400 मीटर में ब्रेक लगा रहा है तो जिस गाड़ी में BMBS है वो गाड़ी में अब 30% एफिशिएंसी का मतलब है कि लगभग 900 मीटर तक में गाड़ी रुक जाएगी। तो ये बहुत बड़े फीचर्स है। तो BMBS में क्या है, ब्रेकिंग एफिशिएंसी बढ़ जाता है, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी कम हो जाता है। तो इस तरह से अगर ऑप्शन की ओर जाएं तो आप देखिए क्या होगा, टू रिड्यूस द नंबर ऑफ द बॉगी, जी नहीं। टू इंक्रीज द वागन्स टियर वेट, जी नहीं। टू इम्प्रूव द ब्रेकिंग एफिशिएंसी एंड द रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट, यानी सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए, एक चीज़ और है कि BMBS में आपको एम्प्टी लोड डिवाइस देखने को नहीं मिलेगा। तो एम्प्टी लोड डिवाइस का काम ऑटोमेटिक, अगर गाड़ी एम्प्टी है तो एम्प्टी के अनुकूल वो ब्रेक को एडजस्ट कर लेता है ऑटोमेटिक। अगर वो लोडेड है तो लोडेड के अनुकूल ब्रेकिंग सिस्टम ये एडजस्ट कर लेता है। तो BMBS में बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि ब्रेकिंग एफिशिएंसी को वो कहीं ना कहीं वो बढ़ा देता है। इससे गाड़ी क्या होती है कि गाड़ी ज़्यादा सेफेस्ट हो जाती है। जैसे अभी नए नए वागन में उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूँ तो BCN HS को ले लीजिए। HS माने हाई स्पीड। तो आप नई नई जो वागन फ्रेट की जो वागन आ रही है उसमें BMBS आपको देखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज अ मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडेड बाय द इंडियन रेलवे टू हेल्प द लोको पायलट। देखिए, लोको पायलट को हेल्प करने के लिए नेविगेट एंड डिटेक्ट द सिग्नल, माने सिग्नल का लोकेशन वो बता देता है, और लेवल क्रॉसिंग एंड लैंडमार्क इन फॉगी कंडीशन। देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, फॉगी वेदर में विजिबिलिटी पुअर हो जाती है तो LP को वो सिग्नल दिखाई नहीं देता है। मान लीजिए साइटिंग डिस्टेंस हर सिग्नल का है, जैसे कि स्टॉप सिग्नल का आप साइटिंग डिस्टेंस 200 मीटर होता है, डिस्टेंस सिग्नल का 400 मीटर होता है। तो साइटिंग डिस्टेंस के अनुकूल क्या है, फॉगी वेदर में वो फॉलो नहीं हो पाता है। तो इसमें मास्टर क्या करते हैं कि वो फॉगी वेदर डिक्लेयर करते हैं। इसके कारण काफ़ी गाड़ियां मार भी खाती है, पंक्चुअलिटी मार खाती है और गाड़ी का सबसे बड़ी क्या अनसेफ होता है उस दौरान। तो अब क्या है कि इसकी निदान के लिए एक नया डिवाइस लाया गया जो कि इंजन में लगाया जाता है और उससे वो
एग्जैक्ट माने पोजीशन, सिग्नल का पोजीशन, लेवल क्रॉसिंग एंड लैंडमार्क जो एग्जैक्ट होता है वो इस पे आपको डिस्प्ले भी करता है, और वो वर्बली माने उसमें वो साउंड भी होता है जो कि वो हमेशा पोजीशन को बताते रहता है। तो ये लोकोमोटिव में लगाया जाता है। तो FSD होता है, मैं कल सेट में डिस्कस किया था। फॉग सेफ डिवाइस GPS पे काम करता है, ठीक है। तो फॉग सेफ डिवाइस इसका आंसर होगा। देखिएगा एक फॉग सेफ डिवाइस क्या है ना कि आप याद रखेंगे, सिग्नल का एस्पेक्ट कभी नहीं बताता है। सिग्नल का आने वाला जो सिग्नल है उसके बारे में नाम बता देगा, होम सिग्नल आने वाला है या लेवल क्रॉसिंग गेट पे अब जा रहे हैं तो जो भी उसको जो सिग्नल मिलने वाला है ना वो सिग्नल का वो पोजीशन, डिस्टेंस सिग्नल है या आपका कोई स्टार्टर है, एडवांस स्टार्टर है, वो सारी चीज़ें के बारे में वो बताएगा। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ है कि अगर इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन है तो न्यूट्रल सेक्शन के बारे में भी ये बताता है। तो याद कर लीजिए न्यूट्रल सेक्शन, न्यूट्रल सेक्शन, इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन में न्यूट्रल सेक्शन होता है, ठीक है। तो न्यूट्रल सेक्शन के बारे में भी ये आपको फॉग सेफ डिवाइस बताता है। लेकिन याद ये रखना है, एस्पेक्ट को नहीं बताता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। BOL क्या है? एडिक्वेट डिस्टेंस। एडिक्वेट डिस्टेंस का मतलब कि एक डिस्टेंस होता है जो कि सेफ्टी इंश्योर करने के लिए होता है। तो BOL ब्लॉक ओवरलैप, मैं कल इसका जिक्र किया हूँ। जब स्टेशन मास्टर लाइन क्लियर लेता है तो ब्लॉक ओवरलैप को देखते हुए वो लाइन क्लियर का जो कंडीशन है वो फुलफिल होता है, तब लाइन क्लियर देता है। BOL क्या होता है? BOL होता है कि होम और अपोजिट डायरेक्शन का एडवांस स्टार्टर के बीच की दूरी जो होती है, अपोजिट डायरेक्शन का, अपोजिट डायरेक्शन का जो एडवांस स्टार्टर होगा उसका बीच के दूरी को, जैसे कि अगर आप इस तरह से मान ले कोई स्टेशन है, ठीक है, और इस तरह से आप इधर आप एक होम है, ठीक है, ए होम है और अपोजिट डायरेक्शन का एडवांस स्टार्टर, अपोजिट डायरेक्शन का एडवांस स्टार्टर, और इसके बीच की जो दूरी है ये BOL होता है। अगर BOL में क्या मैं बोला हूँ कि अगर MSCL है, मल्टीपल एस्पेक्ट में है, कलर लाइट में, तो BOL जो होगा 180 मीटर होगा। कितना होगा? 180 मीटर। और अगर वो 2 एस्पेक्ट में है तो होगा 400 मीटर, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या है? अगले क्वेश्चन में कि व्हिच अथॉरिटीज हैंडेड ओवर टू द LP, मैंने लोको पायलट को कौन सा अथॉरिटी दिया जाता है? कंडीशन क्या है? ऑफ द कंसर्न ट्रेन, जो भी संबंधित ट्रेन है उसको लोको पायलट को कौन सा अथॉरिटी दिया जाएगा? टू पास द सिग्नल एट ऑन पोजिशन इफ स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर फेल हो जाता है। अगर स्टार्टर एडवांस स्टार्टर फेल हो गया हो तो इसके लिए जो अथॉरिटी देते हैं वो कौन सा अथॉरिटी देते हैं? तो देखिए, स्टार्टर सिग्नल और एडवांस स्टार्टर सिग्नल, ये दोनों के लिए ऑन पोजीशन में पार करने के लिए जो देंगे T/369 भी देना होता है, एक फॉर्म है, ऑपरेटिंग फॉर्म। और इसके अलावा ऑथोरिटी टू प्रोसीड के लिए क्योंकि लाइन क्लियर लेने का प्रमाण तो मिलना चाहिए ना, क्यों एडवांस स्टार्ट फेल होने के बाद वो TGT होगा ही नहीं। तो TGT नहीं होगा तो जाने का परमिशन ड्राइवर का क्या होगा कि ऑथोरिटी टू प्रोसीड के लिए PLCT देना पड़ेगा। तो इसके लिए एक PLCT देना होगा। तो क्या हो गया आपका T/369 along with the paper line clear ticket, B आंसर। Which of the following is the latest इलेक्ट्रिक इंजन फॉर द पैसेंजर कोच? देखिए पैसेंजर कोच के लिए अभी हाल में, देखिए आप एग्ज़ाम के दौरान आपको अप टू डेट रहना होगा,
तो इलेक्ट्रिक इंजन के लिए आप को चूज करना कि इनमें से कौन सा है जो लेटेस्ट इलेक्ट्रिक इंजन है। तो देखिए, एक कोडिंग थोड़ा एक क्वेश्चन पे डील करने से पहले आप एक कोडिंग समझिए कि कोडिंग कैसे समझेंगे कि डीजल इंजन का या इलेक्ट्रिक इंजन का जो कोडिंग है वो कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले आप चीज़ों को समझिए। किसी भी इंजन का कोडिंग होता है तो एक गॉज होता है, जैसे बीजी, एमजी, नैरो। अगर वो बीजी है अगर वो बीजी है तो डब्लू लिखेगा, वाइड गॉज जिसको बोलते हैं। तब वाइड हर किसी में देखिए, वाइड यहाँ भी डब्लू 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 है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। दूसरी बात है कि आपको चूज करना है कि वो गाड़ी या डीजल है या इलेक्ट्रिक है। अगर डीजल का रहेगा तो डी लिखिए, और इलेक्ट्रिक है तो एसी लिखेंगे। एसी पावर होता है ना, तो एसी में एसी नहीं लिखा जाता, ए लिखा जाता है। तो आप एसी का मतलब कि आपको ए लिखना है। तो आप अगर डीजल का लिख रहे हैं तो डब्लू के बाद आप डी लिखिए। अगर आप मान रहे हैं कि एसी का है तो ए लिखिए, तो डब्लू डी या डब्लू ए। अच्छा, अब सेकंड क्या है कि दो तरह की गाड़ी होगी, नहीं तो पैसेंजर होगी या नहीं तो गुड्स होगी। पैसेंजर और नहीं तो गुड्स। पैसेंजर के लिए आप पी लिखिए, और अगर गुड्स है तो जी लिखेंगे। अब बाकी जनरेशन आगे का जो कोडिंग रहता है जनरेशन का रहता है। अब जैसे देखिए, डब्लू डी यानी डब्लू हो गया बीजी का, डी से डीजल, और डब्लू डी जी, और जी से गुड्स ट्रेन का ये, तो डब्लू डी जी गुड्स ट्रेन का ये इंजन है, ठीक है। यहाँ तो पैसेंजर का बोल रहा है तो ऑप्शन तो ऐसे ही आप काट देंगे। अच्छा, डब्लू ए जी, तो डब्लू है वाइड, ए से इलेक्ट्रिक वाला ये इंजन है, और जी जिससे गुड्स का ये है, ठीक है। यहाँ पूछा पैसेंजर का, तो ये तो होगा ही नहीं। अब चलते हैं डब्लू, अब यहाँ इलेक्ट्रिक की बात हो रहा है तो यहाँ डब्लू ए आया है, इलेक्ट्रिक है, पी से पैसेंजर, यानी कि आप ए हो सकता है आंसर। अब अगला का ऑप्शन भी देखते हैं, डब्लू वाइड और डी से डीजल, यहाँ तो इलेक्ट्रिक की बात बोल रहा है। तो आप अगर ऐसे भी समझेंगे तो ऑप्शन को एलिमिनेट करने में हेल्प होगा, ठीक है। तो आपका क्या है आंसर होगा, WAP7। देखिए अभी WAP7 ही है, 7000 HP का पावर है इसमें, ठीक है। तो इस तरह से कोडिंग होता है। तो आप कोडिंग करना, अगर कोडिंग समझ रहे हैं तो चीज़ों को आप इजीली एलिमिनेट भी कर सकते हैं। चलिए, अब क्या है कि कुछ चीज़ें आपको जानना है कि अभी लेटेस्ट है WAP7, ठीक है, ये याद रखेंगे। WAP7 पैसेंजर कोच के लिए लेटेस्ट इंजन है, लेकिन WAG जो 12 है वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में यूज किया जा रहा है। ये 12,000 HP पावर का है, बहुत ज़्यादा पावर है इसका। तो DFC में यूज़ करते हैं, DFC CIL है ना, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में यूज किया जा रहा है इसको। तो इस तरह से ये आपका ऑप्शन था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द फुल फॉर्म द EOTT? काफ़ी चर्चा में है EOTT, बहुत दिन से चर्चा में है। EOTT क्या है? देखिए, इस क्वेश्चन को में ऑप्शन में जाने से पहले आप इसके बारे में जान लें तो आप इजीली आप चीज़ों को समझ पाएंगे। EOTT क्या है कि एक गार्ड का रिप्लेसमेंट आया है। गार्ड और ब्रेक वाहन जो है ना, वो उसका सब्स्टिट्यूट में EOTT अभी आया हुआ है। तो EOTT देखिए, EOTT या EOTD भी बोलते हैं इसको, EOTD। तो ये है क्या, ये क्या काम है? देखिए, कोई अगर वागन है, इस तरह से समझिए कि वागन है, ठीक है, ये इंजन है। क्या है? ये इंजन है। ये लास्ट यहाँ पे क्या होता है कि हर इंजन में जो अटैच होता है,
ठीक है। ये इंजन है, लोकोमोटिव जिसको बोलते हैं। तो इंजन और सबसे आगे है तो इंजन है, और रियर में सबसे पीछे ए है। इसके साथ एक ब्रेक पाइप नीचे पीछे रहेगा, ब्रेक पाइप से जुड़ा रहता है बीपी से, और इस बीपी के थ्रू ही ब्रेक वहाँ नहीं लगा के यहाँ पे एक जो लास्ट में है और रियर में आरटीडी लगा देगा। बोलेंगे सर आरटीडी क्या होता है? ठीक है, आरटीडी लगा होता है। ये ब्रेक जो ब्रेक पाइप है ना, उसी के ऊपर माउंटेड करके आरटीडी लगा रहेगा। ये आरटीडी इस ब्रेक के साथ उसके ऊपर माउंटेड करके लगा देगा। और इंजन में जो होगा, एक होगा जो फ्रंट में है ना, ये रियर का हो गया। ठीक है, तो फ्रंट में रहेगा तो एच टी और डी, एच टी डी बोलते हैं इसको। एच टी डी क्या हो गया? आरटीडी का कनेक्शन एच टी डी के साथ है। जीपीएस के थ्रू, रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू माने मैसेज मिल जाता है। कैसे? ये प्रेशर में सेंसर रहता है, इस सेंसर को आरटीडी रीड करता है, आरटीडी रीड करते रहेगा और ये मैसेज एचटीडी को देता है। एचटीडी क्या हुआ? हेड ऑफ ट्रेन डिवाइस, इसको बोलेंगे हेड ऑफ ट्रेन डिवाइस। क्या बोलेंगे? हेड ऑफ ट्रेन डिवाइस। हेड ऑफ ट्रेन डिवाइस में क्या होता है कि मॉनिटर लगा रहता है जिसमें डिस्प्ले करते रहता है पीछे का मैसेज। आरटीडी जो भी मैसेज देगा वो सेकंड में डिस्प्ले होते रहता है, और वो डिस्प्ले को वो लोको पायलट देखते रहता है और पता चल जाता है कि पीछे का कंप्लीट गाड़ी आ रही है, यानी लास्ट व्हीकल का आरटीडी से पता चल जाता है, क्योंकि गार्ड इसमें होता नहीं है। तो ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में यूज किया जा रहा है। तो हेड ऑफ ट्रेन डिवाइस, ये हो गया रियर ऑफ ट्रेन डिवाइस। पीछे वालों को बोलेंगे रियर ऑफ ट्रेन डिवाइस। ये पूरे सिस्टम, और ये जो है रियर ऑफ ट्रेन डिवाइस जो है, इसको टेलीमेंट्री जिसको बोलेंगे रेडियो फ्रीक्वेंसी, उसके थ्रू इसको मैसेज देता है। तो इसका मतलब आप समझ गया कि इसका फुल फॉर्म अब आप इजीली समझ जाएंगे। एंड ऑफ ट्रेन टेलीमेट्री, एंड ऑफ ट्रैक टेक्नोलॉजी नहीं होगा, इंजन ऑपरेटेड ट्रेन टेली कमांड नहीं होगा, और इमरजेंसी ऑपरेशन ट्रेन टेक्निक। तो ये एंड ऑफ ट्रेन टेलीमेट्री, इसका याद रखेंगे। किसका सब्स्टिट्यूट है? ब्रेक वाहन और गार्ड, यानी गार्ड का यूज नहीं किया जा रहा है, इस मशीन का यूज करके डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में यूज किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म द डीएफसी? देखिए डीएफसी नहीं, DFCCIL होता है पूरा। ठीक है, तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तो शॉर्ट में बोलते हैं कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड साथ में होता है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन के मुताबिक हो गया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हेन वाज इंडियन रेलवे इस्टेब्लिश्ड? अच्छा, इंडियन रेलवे को इस्टेब्लिश कब किया गया है? देखिए इसके पीछे कहानी है। आप जानते हैं कि पहली बार जो है जब जनरल गवर्नर लॉर्ड डलहौजी की बात है कि उस समय थे, तो ये बॉम्बे से थाना, कहाँ से कहाँ चलाए थे? बॉम्बे बोरीवली जिसको बोलते हैं से थाने ट्रेन चली थी। और कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। यही पूछ रहा है, लेकिन इसमें कुछ फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे कि कहाँ से कहाँ चली? तो बॉम्बे से थाने चली। कब चली? तो 16 अप्रैल 1853 को चली। कितना किलोमीटर चली थी? तो 34 किलोमीटर चली। अब माइल में बोलेंगे तो 21 माइल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में पूछता है तो 34 किलोमीटर। पैसेंजर, अब पैसेंजर की संख्या कितनी थी? पैसेंजर की संख्या कितनी थी? तो आपको लिखना है 44। ठीक है, और उसके बाद इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन है जो लॉर्ड डलहौजी के बारे में। गवर्नर जनरल कौन था? तो उसमें आपको बोलना है लॉर्ड डलहौजी थे। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात है
कि इसमें 3 इंजन लगा था, उस इंजन का नाम पूछता है। इंजन का, तो इंजन का नाम वो क्या था? तो लेगा साहिब सिंध और सुल्तान। क्या है? साहिब सिंध एंड सुल्तान। तो बस इतना चीज़ों को आप जाने, इससे यही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द स्लोगन ऑफ द इंडियन रेलवे? इंडियन रेलवे का स्लोगन है लाइफ लाइन ऑफ द नेशन। ये आपको याद रखना होगा। ठीक है। विच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया? देखिए, लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म पहले जो था वो गोरखपुर था, लेकिन अब हुबली हो गया है। 1.5 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। हुबली कहाँ है? कर्नाटका में। कहाँ है? कर्नाटका में है। ठीक है, तो हुबली का पोजीशन पहला अब आ गया है, तो पहला हुबली है। दूसरा में गोरखपुर है 1.3 किलोमीटर, इसका है 1.5 किलोमीटर के आसपास। गोरखपुर का 1.3 किलोमीटर के बाद। और तीसरा जो पोजीशन है, कोलम का है। कोलम केरल में होता है। कोलम केरल में है। ठीक है, तो उसका पोजीशन है तीसरा। और जो चौथा में चला गया वो खड़गपुर का चौथा पोजीशन में है। अगर सीरियल से भी बोलेगा तो आप इस तरह से समझें, खड़गपुर में। ठीक है, तो इस तरह से इसका क्या हो गया आपका? हुबली, कर्नाटका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इट हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंडियन रेलवे का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। ठीक है। हाउ मेनी रेलवे जोन्स आर देयर इन इंडिया? देखिए, अभी 2025 के अनुसार बोला है तो आप 19 जोन। और लेटेस्ट जो जोन बना है वो SC, आप लेटेस्ट जो जोन है ये जानिए, SCOR। ठीक है, इसकी जो हेडक्वार्टर है वो विशाखापट्टनम है, आंध्र प्रदेश में। तो याद रखेंगे, साउथ कोस्ट रेलवे जिसको बोलते हैं। चलिए, विच इज द स्मॉलेस्ट रेलवे जोन इन इंडिया? स्मॉलेस्ट रेलवे जोन, देखिए मेट्रो रेलवे को भी इंक्लूड कर लिया गया, तो मेट्रो रेलवे ही हो जाएगा आंसर। ठीक है। हु इज नोन द फादर ऑफ द इंडियन रेलवे? फादर लॉर्ड डलहौजी को बोला जाता है, क्योंकि गवर्नर जनरल थे और 16 अप्रैल 1853 को ये जो गाड़ी चली थी, तो इनका है जो बहुत बड़ा भूमिका रहा है, तो इसलिए इनको बोला जाता है द फादर ऑफ द इंडियन रेलवे। चलिए, विच इज द फास्टेस्ट ट्रेन? देखिए फास्टेस्ट ट्रेन, देखिए फास्टेस्ट ट्रेन से अभी वंदे भारत है। वंदे भारत है, तो वंदे भारत से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो वंदे भारत से रिगार्डिंग क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है ये हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वंदे भारत की जो प्रोजेक्ट नेम था, प्रोजेक्ट नेम वो था T18। T18 क्यों T18 नाम इसलिए दिया गया इसका, एक मिनट, T18 इसलिए दिया गया कि 2018 में ही इसका क्या हुआ था कि डिजाइन, डेवलप और कंप्लीट किया गया था, तो इसलिए इसका नाम T18 प्रारंभिक नाम, प्रोजेक्ट नेम था। लेकिन 2019 में इसका नाम बदल के वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कर दिया गया। ठीक है, तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बाद में नाम पड़ा, तो इसलिए अगर कभी बोलेगा कि T18 से कौन सा ट्रेन को जाना है तो वंदे भारत एक्सप्रेस का ही नाम होगा। ठीक है। अच्छा, एक कब चली, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हुई? एक ये हो गया कि मैन्युफैक्चरिंग, तो ये चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है ना चेन्नई में, वहाँ हुआ। ठीक है, तो मेक इन इंडिया के तहत ही इसका शुभारंभ हुआ है, तो ये भी याद रखेंगे। और चेन्नई में इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है। और अब जो है पूछा जाएगा कि सबसे पहली बार कब चली है ये, तो आप जानते हैं कि ये चली है सबसे पहली बार 15 फरवरी
और 2019 को चली है। और इसका इनॉग्रेशन किए थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी किए हैं। और कहाँ से कहाँ चली है ये याद रखेंगे। तो सबसे पहले न्यू दिल्ली से वाराणसी, ये भी कभी कभी पूछता है, तो आप ये भी याद रखेंगे कि न्यू दिल्ली से वाराणसी ये गाड़ी चली थी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या है कि वंदे भारत एक्सप्रेस की अधिकतम व्यवसायिक गति की व्यवसायिक बोला है, कॉमर्शियल। ऐसे तो इसका मैक्सिमम स्पीड 180 का है ट्रायल के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन ऑपरेशनल स्पीड अगर पूछेगा, क्या बोलते हैं, ऑपरेशनल स्पीड या कॉमर्शियल स्पीड, तो ऑपरेशनल स्पीड होता है 130 से 160 kmph। ठीक है, या कॉमर्शियल भी पूछ रहा है तो आप यहाँ 160 ही बताएंगे। ठीक है, विच इज द, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच इज द फर्स्ट रेलवे जोन। देखिए फर्स्ट रेलवे जोन पूछे ना तो सबसे पुराना समझिए, 1951 में सबसे पुराना कौन सा था। तो आप साउथ की ओर चल, सौदर्न रेलवे सबसे पुराना है। ठीक है, सबसे पुराना सौदर्न रेलवे है। और न्यू जोन जो अभी बना है, हो सकता है न्यू जोन आपसे पूछ दे, ये तो पुराना है। न्यू जोन जो है वो SCOR है ना, सौदर्न कोस्ट रेलवे, जो विशाखापत्तनम में आंध्र प्रदेश में उसका हेड क्वार्टर है। ठीक है, चलिए HABD क्या होता है, HABD या HBD भी बोलते हैं, दोनों में से कुछ एक ही चीज़ है, HABD और HBD। ये क्या है, अभी न्यू टेक्नोलॉजी बहुत ही, जहाँ हाई डेंसिटी गाड़ी चल रही है ना वहाँ पे यूज किया जा रहा है। और रेलवे का टारगेट है कि इसका है जो 2030 तक हम हर जगह इसको इम्प्लीमेंट कर दें। HABD क्या है कि हॉट एक्सल को डिटेक्ट करने वाला डिवाइस है। अगर एक्सल में किसी तरह का हॉट एक्सल है, बॉल बियरिंग में किसी ढंग का माने बहुत ज़्यादा गंध मिला, स्मेल मिला, हीटिंग के आधार पे सेंसर लगा रहता है, ये ट्रैक के नीचे HABD लगा दिया जाता है। ठीक है, और नियरेस्ट बेस साइड का जो भी कंट्रोल है उसको रिले हो जाता है। वह है कि एक इसमें फिक्स कर रखा है, फिक्स टेम्परेचर फिक्स है, कितना टेम्परेचर तक कोई दिक्कत नहीं, उससे जैसे ही ज़्यादा टेम्परेचर होगा फिक्स टेम्परेचर से वो रिले कर देगा नियरेस्ट कंट्रोल के पास। नियरेस्ट कंट्रोल कंसर्न जो भी ड्राइवर है उसके पास भी मैसेज चला जाएगा और स्टेशन मास्टर के पास भी चला जाएगा, और सारे लोग इस पर आप गाड़ी को कंट्रोल करके और जो भी हैगा इसको रेक्टिफाई करने का प्रयास करेंगे। तो बहुत ही अच्छा डिवाइस है। इसको क्या बोलेंगे, हॉट एक्सल बॉक्स डिटेक्टर, हॉट एक्सल बॉक्स डिटेक्टर। देखिए इस जगह अब आया है तो एक WILD यूज हो रहा है, WILD, इसको बोलते हैं व्हील इम्पैक्ट लोड डिवाइस। ठीक है, तो इसके बारे में आप जानिएगा, जाके देखिए पढ़िए चीज़ों को, तो एक्सप्लेनेशन समझिएगा तो चीज़ें समझ में आएगी। तो मैं एक्स्ट्रा बता दिया हूँ कि ताकि हो सकता है एब्रिविएशन आपसे पूछ दे, तो व्हील इम्पैक्ट लोड डिवाइस बोलते हैं इसको। ठीक है, ट्रेन 18, अभी जस्ट ऊपर मैं जिक्र किया हूँ, ट्रेन 18 वंदे भारत एक्सप्रेस को बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फॉग सेफ डिवाइस, जिसको फॉग पास डिवाइस भी बोलते हैं, दोनों सेम है। तो ऊपर भी अभी जस्ट मैं जिक्र किया हूँ, तो ये क्या काम है, फॉग सेफ डिवाइस जो होता है फॉगी वेदर में यूज किया जाता है। और जिस इंजन में फॉग सेफ डिवाइस रहता है वो GPS से और GPRS एक चिप्स रहता है जिससे कम्युनिकेट करता है ना, तो ये टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। और फॉग सेफ डिवाइस लगा हुआ तो इससे क्या होता है कि वो सिग्नल का लोकेशन बता देता है। अगर कोई LC गेट से संबंधित कोई अगर सिग्नल है तो वो उसके बारे में बता देगा आपको। ठीक है, या कोई न्यूट्रल सेक्शन है तो उसके रिगार्डिंग में आपको एग्जैक्ट पोजीशन वो बताता है। चलिए ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
हु डेवलप द फॉग सेफ डिवाइस। देखिए फॉग सेफ डिवाइस जो RDSO लखनऊ में वो उनका डेवलप किया हुआ है। रक्षा कवच का भी चर्चा में है। रक्षा कवच क्या है? देखिए रक्षा कवच का क्या है कि एक गाड़ी को प्रोटेक्शन देता है कोलिजन, हेड कोलिजन। देखिए दो गाड़ी, जैसे कि आप जो घटना घटी है रिसेंटली भी आप चर्चा में सुने होंगे, तो हेड कोलिजन से बचने के लिए रक्षा कवच का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो इसका जो एक ऑफिशियल नेम है वो आप जानिए। तो ऑफिशियल नेम क्या है? ऑफिशियल नेम इसका है ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, यानी जिसको बोलते हैं शॉर्ट में बोलते हैं ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, यानी TCS इसका ऑफिशियल नेम है, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। तो इसी को बोलते हैं आप ऑफिशियल नेम है। और ये कोलिजन से, दो गाड़ी आते हैं कोलिजन से, ये आपको प्रोटेक्ट करता है। तो कैसे प्रोटेक्ट करता है? ये क्या होता है कि RFID इसमें रखा रहता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, और GPS से कनेक्ट रहता है, और इंजन में भी रहता है वो। और वो जब दो गाड़ी आती है ना, तो एक दूरी पे ऑटोमेटिक ब्रेक अप्लाई हो जाता है एक लिमिट दूरी के बाद। अगर दोनों एक ही लाइन में गाड़ी आ रही है अपोजिट डायरेक्शन से, तो वह ड्राइवर को एक वार्निंग संकेत भी वहाँ देना शुरू कर देता है, और उसके साथ गाड़ी ऑटोमेटिक रुक भी जाती है एक लिमिट के बाद। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ये रक्षा कवच का काम कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, शील्ड कर रहा है। ठीक है, तो अभी के समय में जो बहुत बड़ा रोल है इसका, क्योंकि आपको बीते दिनों में बहुत सारी घटनाएं सुनने को मिली है, तो काफ़ी चर्चा में था ये। तो इस तरह से आप TCS बोलते हैं इसको, ठीक है, या ACTP भी बोल सकते हैं, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम के तहत ही आता है। एक वर्ड आता है क्या? ACTP। इसका मतलब ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, मैंने ऑटोमेटिक प्रोटेक्ट कर लेता है, क्योंकि ड्राइवर के जो जहाँ बैठा है ना इंजन में, वहाँ पे DS लगा है। DS का मतलब ड्राइवर अलर्ट सिस्टम, तो वो अलर्ट करता है, वो मैसेज देते रहता है, ठीक है, अकॉर्डिंगली। तो जैसा RFID और GPS के बीच कनेक्टिविटी होती है, वैसा वो उसके अनुकूल वो मैसेज देता है। तो इस तरह से रक्षा कवच क्या है कि आप बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है ट्रेन कोलिजन को लेके, तो इसलिए रक्षा कवच चर्चा में है। चलिए ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द फुल फॉर्म द GCT? देखिए GCT का फुल फॉर्म जो है ना, वो गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल होता है। चलिए ऑप्शन में नहीं दिया वो, लेकिन ऑप्शन के अनुसार हम वो टिक कर देते हैं। लेकिन आप याद रखेंगे GCT का फुल फॉर्म क्या होता है? GCT गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल। देखिए रेल में अभी लेटेस्ट में काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि काफ़ी एडवांस हो चुका है अब सारी चीज़ें। तो रेल चाह रही कि मैं मल्टी मॉडल जितना भी है, चाहे रोडवेज से हो, चाहे वो फ्लाइट से हो, जितने भी जो फ्रेट का चीज़ें है, उसको समझिए कि एक प्लेटफॉर्म से GCT के थ्रू वो चाहता है कि हम डील कर रहे, ठीक है। तो इसलिए के लिए कार्गो टर्मिनल पहले होता है कि PFT, प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल। अब प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल को GCT में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, फुल फॉर्म कहते हैं गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल, ठीक है। तो चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द फुल फॉर्म द DFCCIL? देखिए ऊपर ये क्वेश्चन रिपीट कर गया है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ द इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन A होगा। तो ठीक है दोस्तों, मैं प्रयास करता हूं कि लेटेस्ट क्वेश्चन आपके साथ वो जो चल रहा है रेलवे में, वो उसके साथ मैं आपको दूं, क्योंकि एग्ज़ाम जो होने वाला है काफ़ी चैलेंजेज होगा आपके साथ। तो चैलेंजेस इस मायने में होगा कि वो करेंट चीज़ आपको देंगे ही देंगे। तो इस तरह से अगर इस पैटर्न पे काम करेंगे तो सारी चीज़ें आपको यहीं से फॉलो हो जाएगी। तो ठीक है, तो इसके साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम का मैं दे चुका हूँ, आप इस टेलीग्राम पे जुड़ें ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका लाभ मिल सके।
और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब श्योर कीजिए, ताकि आपकी तरह ही दूसरे लोगों को भी बेनिफिट मिल सके। और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि अगला है जो सेट नंबर 3 लाएँ तो आपको तुरंत है जो वो चीज़ें मिल जाए। और साथ देने के लिए फिर से मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ।